हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन विलेज एकेडमी में। मैं गजेंद्र कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम आप सबके लिए ग्रीन विलेज एकेडमी की तरफ से मूल विधि की क्लास लेकर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश में आने वाली यूपीएसआई की वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूपीएसआई के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग और मूल विधि और संविधान मिलेगा। ठीक है, मूल विधि और संविधान एक ही पार्ट होगा। तो कुछ क्वेश्चंस मूल विधि के होंगे और कुछ क्वेश्चंस संविधान के होंगे। आज की यह क्लास मूल विधि पर है, जो आए हुए प्रश्नों का संकलन भी है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ भी यह क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूपीएसआई स्पेशल है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह क्लास नहीं है। अगर कहीं भी मूल विधि के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस एग्ज़ाम के लिए यह क्लास उपयोगी हो सकती है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मूल विधि की क्लास है और मूल विधि में एक टॉपिक है आईपीसी एंड सीआरपीसी। आज की क्लास आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है और आईपीसी सीआरपीसी में अंतर क्या है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे आपसे। ठीक है, सबसे पहली बात, आज हम लोग इस क्लास में आईपीसी और सीआरपीसी का अध्ययन करेंगे। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता और इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है आईपीसी। ठीक है, उर्दू में आईपीसी को कहते हैं ताज इराद ए हिंद। ताज इराद ए हिंद कहते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर देखिए। सीआरपीसी का फुल फॉर्म कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। आप इस चीज़ का विश्वास करिए कि यूपीएसआई में आने वाले क्वेश्चंस जितनी भी क्लासें मूल विधि पर बनेंगी उसी में से आएंगे। ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम आपको संपूर्ण मूल विधि पढ़ाने वाले हैं, क्लास वाइज क्लास करके। ठीक है, कुछ इस क्लास में, कुछ नेक्स्ट क्लासेस में जो हम आपके पास लेकर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आईपीसी क्या है। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। बार बार हम आपसे इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता नहीं कहेंगे, आईपीसी कहेंगे, तो आप इसको समझिएगा। ठीक है, भारतीय दंड संहिता अपराध को परिभाषित करती है और उसके लिए दंड का प्रावधान करती है। ठीक है, आईपीसी क्या है? आईपीसी अपराध को परिभाषित करती है। कहने का मतलब ये है कि क्या अपराध है ना, कैसा अपराध है, इस बात की परिभाषा किस में दी गई है? आईपीसी में। और उसके लिए कैसा दंड होगा, कितने समय का दंड होगा, यह प्रावधान भी आईपीसी में आपको मिलेगा। जैसे चोरी क्या है, डकैती क्या है, लूट क्या है और इनके लिए अलग अलग दंड कौन कौन से हैं, इस बात की जानकारी आपको आईपीसी में मिलेगी। कहने का मतलब चोरी किसे कहते हैं, इसकी चोरी की परिभाषा आपको आईपीसी में मिलेगी। डकैती किसे कहते हैं, डकैती की परिभाषा आईपीसी में मिलेगी। लूट किसे कहते हैं, लूट की परिभाषा आपको आईपीसी की धाराओं में मिलेगी। यहाँ हमने 2-3 अपराधों का नाम लिया है, बहुत से अपराध विश्व में हैं, भारत में हैं, जिनकी परिभाषा आईपीसी में दी गई है। आईपीसी भारत के लिए है। ठीक है, हर देश का अपना अलग अलग विधि आयोग होता है। ठीक है, भारत का अपना अलग है। ठीक है, आईपीसी में 551 धाराएं और 23 अध्याय हैं। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि आईपीसी में धाराओं की संख्या 511 और अध्यायों की संख्या, चैप्टर्स की संख्या, नंबर ऑफ चैप्टर्स 23 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारी बातें आपको समझ में आएंगी। आज के बाद से आप ये कभी नहीं कहेंगे कि आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है या इन दोनों में अंतर क्या है। इस क्लास को अंत तक देखिए, आपको मैं गारंटी लेता हूँ एक एक बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक पेज को देखिए, आपको नहीं समझ में आया तो अब क्लास आपको समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, संतोष रखिए, क्लास को देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर न करिएगा, ठीक है। तो आईपीसी में 511 धाराएं और 23 अध्याय हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा जज साहब ने अपराधी को सजा देते समय कहा कि ताज इरात ए हिंद दफ़ा 302 के तहत अपराधी को मौत की सज़ा या फांसी की सज़ा दी जाती है। दफ़ा का मतलब क्या है? दफ़ा का अर्थ है धारा, ठीक है। ताज इरात ए हिंद का मतलब भारतीय दंड संहिता या आईपीसी। तो आप कह सकते हैं आईपीसी धारा 302 के तहत अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है। अब देखिए रेड कलर पर, आज़ादी के पहले सबसे पहला विधि आयोग 1834 में बना, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आज़ादी के पहले सबसे पहला विधि आयोग 1834 में बना, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आईपीसी भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया। जैसे संविधान का प्रारूप अंबेडकर जी के देखरेख में तैयार हुआ था, वैसे जो भारत की आईपीसी भारतीय दंड संहिता बनी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, ठीक है। और 6 अक्टूबर 1860 को यह कानून संसद में पास हुआ। ध्यान रखिएगा, 6 अक्टूबर 1860 को यह कानून संसद में पास हुआ तथा 1862 में पूरी तरह से लागू किया गया। 1862 में पूरी तरह से लागू किया गया। इस दोनों बातों को, दोनों डेट को, दोनों ईयर को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता को मुख्य संहिता भी कहते हैं। भारतीय दंड संहिता को मुख्य दंड संहिता भी कहते हैं। आईपीसी आपको समझ में आई? अभी और क्लियर होगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए। बस इतना याद रखिए कि आईपीसी में अपराध की परिभाषाएं दी गई हैं और उस अपराध के लिए कौन सी सज़ा होगी, कितने साल की सज़ा होगी, ये बात आईपीसी में दी गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी। येलो कलर देखिए, हेडिंग है सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जिसे कहते हैं 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। डेट को याद रखिएगा। देखिए नीचे देखिए, अपराध होने के बाद पुलिस 2 प्रक्रियाओं को अपनाती है, एक पीड़ित के लिए और दूसरी आरोपी के लिए। आपको इतना तो आपको पता ही होगा कि जब कहीं अपराध होता है तो जैसे किसी के घर में चोरी हुई, तो जिसके घर में चोरी हुई उसको क्या करना चाहिए, पुलिस ये बताती है। सबसे पहला प्रक्रिया कि जो पीड़ित है उसके लिए काम करती है पुलिस, और दूसरी प्रक्रिया किसने चोरी की, जो आरोपी है उसके लिए काम करती है। तो कहीं भी अपराध होता है तो पुलिस 2 प्रक्रिया को अपनाती है, एक अपराधी के लिए या पीड़ित के लिए, ठीक है। देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। माना किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर किया, तो इस मर्डर के लिए कितने साल की सज़ा होगी, किस प्रकार की सज़ा होगी, यह बात आईपीसी में वर्णित है, ठीक है। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया तो व्यक्ति को कितने साल की सज़ा होगी, है ना, यह बात किस में वर्णित है, आईपीसी में, ठीक। जबकि सज़ा में कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, यह बात सीआरपीसी में वर्णित है ना। पहले जिसने मर्डर किया उसको पकड़ा जाएगा, कितने दिन थाने में रखा जाएगा, एफआईआर कैसे किया जाएगा, फिर उसको कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा, कोर्ट के बाद वो कहाँ जाएगा, है ना, फिर उसे सेंट्रल जेल कब भेजा जाएगा, बीच बीच में उसे कोर्ट कब कब लाया जाएगा, इन सब बातों की जो डिटेल है वो सीआरपीसी में मिलती है। देखिए आईपीसी ने तो कह दिया कि तुमने मर्डर किया, तुमको 7 साल की जेल होगी, ये आईपीसी का काम यहाँ से ख़त्म, ठीक है। तुमने मर्डर किया, तुमको उम्र कैद होगी, यहाँ से आईपीसी हट गया। अब कौन आया, सीआरपीसी। तुम्हें उम्र कैद कैसी होगी, कितने दिन थाने में रहोगे, कितने दिन पुलिस कस्टडी में रहोगे, कितने दिन कोर्ट में रहोगे, है ना, वकील तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है, आप सेंट्रल जेल में कैसे रह सकते हो, क्या सुविधाएं आपको दी जाएंगी मर्डर करने वाले को, क्या नहीं दी जाएंगी, ये सारी प्रक्रियाएं या ये सभी बातें सीआरपीसी में वर्णित की गई हैं, दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णित की गई हैं। यहाँ तक क्लियर है। देखिए
प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे अपराध की जांच करना, संदिग्धों के प्रति बर्ताव कैसा होगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि किसी ने कह दिया कि वो मर्डर किया है तो ले गए उसको फांसी पे चढ़ा दिए, नहीं। जांच होती है, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, तब तक दोषी के प्रति पुलिस का बर्ताव कैसा होना चाहिए, साक्ष्य संग्रह किया जाता है, संदिग्ध दोषी है या नहीं, जमानत कैसे होगी, उसे कब होगी, कहाँ, है ना। कहने का मतलब कि अब अपराधी गिरफ्तार कैसे होगा, उसके प्रति सबूत कैसे इकट्ठा किए जाएंगे, उसे कब और कहाँ कैसे पेश किया जाएगा, इत्यादि बातों का वर्णन सीआरपीसी में किया गया है। आई होप आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण इतने अच्छे अच्छे भी हम आपको देंगे कि आपको आईपीसी सीआरपीसी सब कुछ समझ में आ जाएगा। उदाहरण, आपने नेशनल हाईवे पर देखा होगा, बोर्ड पर लिखा होता है स्पीड लिमिट 90 किमी पर आवर। ठीक है, अगर आप इससे तेज गाड़ी चलाते हैं तो कानून का उल्लंघन करते हैं, आपको आईपीसी धारा 279 है ना 279 के तहत 6 महीने का कारावास या सजा हो सकती है। एक जानकारी आपको मिल गई रेट से। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे कि स्पीड लिमिट को क्रॉस करने पर किस धारा के तहत सजा दी जाती है, आईपीसी धारा 279। ठीक है, देखिए एक और उदाहरण की बात करते हैं। मान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको समझना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए 5 लोगों ने रास्ते में किसी व्यक्ति को रोका, उसको डराया धमकाया और उससे घड़ी, पैसे और चैन छीन लिए। इसको आप क्या कहेंगे, चोरी, डकैती या फिर लूट। मान लीजिए 2 व्यक्ति रात में, एक और घटना सुनते हैं। एक घटना तो हो गई कि 5 व्यक्ति थे जिन्होंने एक आदमी को रोका, उसे धमकाया, डराया और उससे घड़ी, पैसे छीन लिए। इसे आप क्या कहेंगे, चोरी, डकैती या फिर लूट। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति रात में बैंक से ताला तोड़कर 2 लाख लेकर भाग जाते हैं। इसे आप क्या कहेंगे, चोरी, डकैती या फिर लूट। चोरी, डकैती या फिर लूट, 3 शब्दों का प्रयोग केवल हम आपको आईपीसी और सीआरपीसी समझाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही 3 अपराध हैं, अपराध तो बहुत हैं। ठीक है, तो अब देखिए 2 घटनाएं आपके सामने हुई। एक, 5 व्यक्तियों ने किसी को डराया धमकाया, उससे पैसे, चैन छीन लिए। दूसरा, 2 लोगों ने रात में बैंक से ताला तोड़कर पैसे निकाल लिए, है ना। अब आप इसे क्या कहेंगे, किसको डकैती कहेंगे, किसको चोरी कहेंगे, किसको लूट कहेंगे। तो रेड कलर से देखिए नीचे लिखा है, चोरी, डकैती और लूट की परिभाषा जानने के लिए आपको आईपीसी भारतीय दंड संहिता को पढ़ना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आईपीसी के अध्याय कहते हैं कि डकैती के लिए कम से कम 5 लोगों का होना आवश्यक है। ठीक है, डकैती के लिए कम से कम 5 लोगों का होना आवश्यक है। इससे कम होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे तो दिस इज़ नॉट रॉबरी, है ना। इसे हम डकैती नहीं कहेंगे। ठीक है, किसी को डराना धमकाना डकैती का ही भाग होता है। ध्यान रखिएगा, ग्रीन कलर से देखिए तो उस दिन जिस व्यक्ति को 5 लोगों ने डराया धमकाया, घड़ी, पैसे और चैन छीन लिए थे, उस अपराध को हम डकैती कहेंगे। ठीक है, उस अपराध को हम डकैती कहेंगे। अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि लिखा रहता है लोगों ने एक व्यक्ति को लूटा, सरेआम बाजार में लूटा। उसे लूट थोड़ी ना कहते हैं, वो गलत है। ठीक है, तो अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी व्यक्ति को डरा धमका कर, किसी संस्था को डरा धमका कर लूटते हैं, छीनते हैं चीज़ों को, तो उसे हम डकैती कहेंगे। डकैती की परिभाषा याद कर लीजिए। ठीक है, ग्रीन कलर के नीचे देखिए, जब किसी को डराया या धमकाया नहीं जाता, चुपचाप काम किया जाता है, तो उसे चोरी कहते हैं। ठीक है, अर्थात 2 लोगों ने उस रात बैंक से चोरी की थी। आई बात समझ में। उस रात जो 2 लोगों ने ताला तोड़कर बैंक से पैसा निकाला था, उस दिन उन्होंने चोरी की थी। बात समझ में आ गई। डकैती और चोरी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। किंतु अगर दिन में 5 से कम लोग
या यही दो लोग बंदूक की नोक के दम पर गार्ड या लोगों को डराकर पैसा ले जाते तो इसे लूट कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 5 से कम लोग, है ना, अगर किसी को डराते धमकाते हैं, ठीक है, बंदूक की नोक पर या किसी चाकू की नोक पर किसी का डर दिखा करके पैसा छीनते हैं, सामान छीनते हैं, तो इसे हम लूट कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं, रेड कलर देखिए, हम कह सकते हैं डकैती या लूट का मुख्य हिस्सा लोगों की संख्या है। अगर 5 से ज़्यादा तो डकैती, अगर 5 या 5 से ज़्यादा तो डकैती, लेकिन 5 से कम तो उसे लूट कहेंगे। ठीक है, और डराना धमकाना ये शब्द भी होने चाहिए। आई बात समझ में? फिर से एक बार मैं रिवीजन के तौर पे आपको बता दूं कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी को डराते धमकाते हैं, पैसा उनसे छीनते हैं, सामान छीनते हैं, तो उसे हम डकैती कहेंगे। लेकिन 5 से कम किसी व्यक्ति को डराते हैं, धमकाते हैं या वस्तुएं उनसे छीन लेते हैं तो उसे हम लूट कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीन कलर देखिए, जबकि चोरी चुपचाप की जाती है। ठीक है, जो चोरी होती है वो कैसे की जाती है? चुपचाप। ठीक है, कोई उन्हें देखता नहीं है। स्टार पे देखिए, अब बात चोरी की करते हैं। अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो धारा 379 के तहत उसे 3 साल की सज़ा, कारावास और जुर्माना हो सकता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे किस धारा के तहत और कितनी साल की सज़ा होगी। एक क्वेश्चन ये भी आपका तैयार हुआ। ठीक है, डबल स्टार पे देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में या परिसर में चोरी करता है तो धारा 380 के तहत उसे 7 साल की सज़ा होगी। देखिए, चोरी करने का प्लेस क्या है? अगर वो सार्वजनिक स्थान पे चोरी करता है तो वो 3 साल की सज़ा। अगर आपके घर में, आपके कोचिंग संस्थान में, है ना, आपके परिसर में, आपके स्कूल में, आपकी बिल्डिंग में कहीं कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे धारा 380 के तहत, दफ़ा 380 के तहत 7 साल की सज़ा होगी। ये क्वेश्चन भी आपका तैयार होता है। ठीक है, कहने का, रेड कलर पे देखिए, कहने का अर्थ यह है कि अपराध की परिभाषा और अपराध के लिए सज़ा आईपीसी में वर्णित है। आईपीसी में वर्णित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अपराध हो गया, अपराध की सज़ा भी आपको पता हो गई। ग्रीन कलर से देखिए ऊपर। ठीक है, अपराध हो गया, अपराध की सज़ा आपको पता हो गई। अब प्रश्न यह उठता है कि सज़ा किसको होगी और कैसे होगी। देखिए, आप खुद सोचिए कि आपको पता चल गया कि हमारे पड़ोस के घर में चोरी हुई और आपको पता है कि चोरी होने पर धारा 380 के तहत 7 साल की सज़ा होगी, लेकिन किसको सज़ा होगी बताइए, है ना? ऐसे ही किसी को बुला करके या कोई किसी को कह दे तो उसको 7 साल की सज़ा हो जाएगी? नहीं। अब हमको किसको पढ़ना पड़ेगा? सीआरपीसी को। ठीक है, अब आपको रेड कलर से देखिए, अब आपको दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ब्लू कलर से देखिए, जिसमें दंड देने की प्रक्रिया वर्णित है, जैसे अपराधी को गिरफ्तार करना, सबूत इकट्ठा करना, जेल में कितने दिन रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने कब लाया जाएगा, पुलिस कैसा बर्ताव करेगी, पूछताछ कैसे करेगी, पुलिस के क्या कार्य हैं, या अपराधी का जो वकील होगा उसका क्या कार्य है, पीड़ित का जो वकील होगा उसका क्या कार्य है, जमानत कैसे होगी अपराधी की, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहाँ देना होगा, है ना? जैसे किसी ने चोरी किया, 3 साल उसका ख़त्म हो गया, तो अब उसकी जमानत कैसे होगी, जमानत के लिए क्या क्या काम उसे करना पड़ेगा, ये सारी बातें दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में वर्णित हैं। ठीक है, आपको समझ में आया कि चोरी हो गई, चोरी की सज़ा भी आपको पता चल गई, इतना ज्ञान आपका सीआरपीसी का है। लेकिन अब चोरी करने वाले के साथ क्या क्या होगा, कितने दिन कहाँ रहेगा, या उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं होंगी,
क्या क्या काम उसके साथ किया जाएगा, कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसके साथ अपनाई जाएंगी, इन सभी का वर्णन सीआरपीसी में है। आई होप आप सभी को आईपीसी सीआरपीसी क्या है समझ में आया होगा। आईपीसी सीआरपीसी में क्या अंतर है ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास जब लेकर आएंगे तो वो भारतीय दंड संहिता की धाराओं पर होंगी, अध्यायों पे होगा, जो 511 धाराएं और 23 अध्याय हैं। कहते हैं एक निश्चित और क्रमबद्ध नंबर को धारा कहते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यू चलता है इसलिए हम इसे एक धारा कहते हैं, जैसे धाराएं चलती हैं, फ्लो। ठीक है, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि यूपीएसआई में आपकी जीत होगी। हम आपके साथ हैं मूल विधि हिंदी को लेकर के और जीएस का पार्ट लेकर के, संविधान का पार्ट लेकर के आप सभी के लिए बहुत मेहनत करेंगे और उम्मीद और प्रयास यही रहेगा कि आप सारे क्वेश्चंस करके आएँ और वो क्वेश्चंस हमारी क्लासेस से हों। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी यूपीएसआई के तैयारी करने वाले हैं सबको यह चैनल शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हर दिन आपके लिए नया होगा, हर दिन आपके लिए हम नई मेहनत करेंगे नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।